नमस्कार मित्रों, बिहार प्रधान शिक्षक की परीक्षा की तैयारी के अंतर्गत आज हम पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन के विषय भूगोल को लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज यह भूगोल का छठा भाग है जिसमें पुनः 50 प्रश्नों का डिस्कशन कराया जाएगा। तो मित्रों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें और अंत तक वीडियो देखें। यह सभी प्रश्न जो हैं कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये अधिकांशतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती हैं। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी है यही असत्य है, बाकी तीनों जो है कि सत्य है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, यानी कि सही नहीं है। तो ध्यान देंगे कि जो नदी घाटियों में पाई जाने वाली मिट्टियाँ होती हैं वो जलोढ़ मिट्टी होती है, तो इसलिए लाल मिट्टी का गुण नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लेटेराइट मिट्टी के निर्माण हेतु उत्तरदायी है। लेटराइट मिट्टी जो है, लाल मिट्टी को ही लेटराइट मिट्टी कहा जाता है। तो ध्यान देंगे कि लेटराइट मिट्टी के निर्माण हेतु उत्तरदायी है ऑप्शन है जलोढ़ का निक्षेपण, लोयस का निक्षेपण, सघन वानस्पतिक आवरण और अपक्षालन एवं केशिका क्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, अपक्षालन एवं केशिका क्रिया। अगला प्रश्न देखेंगे, मिट्टी के किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां किस प्रकार की मिट्टी में पाई जाती हैं? तो मिट्टी का प्रकार है काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेटराइट मिट्टी जो है कि। अगला प्रश्न है, लेटराइट मिट्टी जो है का प्राधान्य है मालाबार तटीय प्रदेश में, कोरोमंडल तटीय प्रदेश में, बुंदेलखंड में और बघेलखंड में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मालाबार तटीय प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेटराइट मिट्टी का जो प्रधानता जहाँ है वह मालाबार तटीय प्रदेश है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनवर होता जा रहा है? ऑप्शन है मरुस्थलीय बालू, जलोढ़, पाटजोलिक और लेटराइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेटराइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है कि मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपी हो जाती है? तो ऑप्शन देखेंगे लेटराइट, लाल, जलोढ़ और काली मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेटराइट मिट्टी जो है कि सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह नरम हो जाती है, लिपलिपी हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। काली मिट्टी का भी यही गुण है, लेकिन काली मिट्टी से अधिकता जो है कि इस मिट्टी में, लेटराइट मिट्टी में जो है कि होता है, जो बांगर का जो क्षेत्र होता है, बांगर जिसे बोलते हैं, उस वहाँ की मिट्टी भी जो है कि इसी गुण को धारण किए हुए है, कठोर होने पर बहुत ही कठोर हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है लेटराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यह एक क्षारीय मिट्टी है। इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज जो है कि बोए जाते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है कि इस मिट्टी में चाय की भी कृषि की जाती है। तो अब इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन जो है कि असत्य है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह जो है कि एक क्षारीय मिट्टी है। यह एक गलत ऑप्शन है, गलत गुण है लेटराइट के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से, ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? लेटराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है। सूख जाने पर यह मिट्टी ईंट की तरह जो है कि कठोर हो जाती है। इस मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम
का जो है कि अधिकता पाया जाता है और इससे मिट्टी का उर्वरा शक्ति जो है कि कम होती है। तो इसे चारों विकल्पों में, चारों वाक्यों में कौन असत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है कि लेटराइट में कह रहा है कि लेटराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है। यही जो है कि असत्य है, लेटराइट में सिलिका की अधिकता नहीं होती है। लेटराइट में जो है कि लोहा या एल्युमिनियम की अधिकता होती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है? तो मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित जो है कि भूमि परसेंटेज देखेंगे 30%, 40%, 50% और 60%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 60%। अगला प्रश्न है, धान की खेती के लिए अति उपजाऊ भूमि कौन सी होती है? ऑप्शन है बलुई, दोमट, काली और जलोढ़। तो मित्रों, दोमट मिट्टी जो होती है, दोमट मिट्टी वो धान की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार पर अत्यधिक मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी है? सालों भर वर्षा, ढीली बलुई मिट्टी, ट्रैक्टरों द्वारा गहरी जुताई, वृक्षों के बड़े पैमाने पर कटाव। तो वृक्षों के बड़े पैमाने पर कटाव तो कहीं के भी मृदा अपरदन के बहुत बड़े उत्तरदायी कारण हैं। तो इसका हम आंसर देखेंगे, इसका भी आंसर जो है कि ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ वृक्ष का बड़े पैमाने पर कटाई को ही उत्तरदायी बताया गया है छोटा नागपुर पठार पर अत्यधिक मृदा अपरदन का। तो इसके आगे देखेंगे, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ऑप्शन है अति चराई द्वारा, वनस्पति उन्मूलन द्वारा, वर्ण रोपण द्वारा और पक्षी संख्या में वृद्धि द्वारा। तो बात हो रहा है मृदा अपरदन का कि क्या उपाय किया जाए कि मृदा अपरदन रुके। तो इसका सबसे उपयुक्त और सही आंसर है तो वो है ऑप्शन नंबर सी, वन रोपण द्वारा। जैसे ही वृक्षों को रोपा जाएगा मृदा अपरदन स्वतः रुक जाएगी। अगला प्रश्न है, रेंगुड़ नाम है। देखिए रेंगुड़ जो है, रेंगुड़ वो एक मिट्टी का नाम है, एक मिट्टी का नाम है और उसमें भी लाल मिट्टी का कि काली मिट्टी का कि कछारी मिट्टी का कि लेटराइट मिट्टी का। तो जैसे ही रेंगुड़ का नाम आए काली मिट्टी का जो है कि यह एक नाम है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रेंगुड़ जो है वो काली मिट्टी का ही नाम है। अगला प्रश्न देखेंगे, रेंगुड़ मिट्टी जो है सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? रेंगुड़ मिट्टी जो है कि सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और झारखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है कि रेंगुड़ मिट्टी की अधिकता है। अगला प्रश्न है, मखरैला, ध्यान देंगे, मखरैला यानी लेटराइट मिट्टी किसका जो है कि परिणाम होता है? तो देखेंगे ऑप्शन दिया है जलोढ़ के निक्षेप का, लोएस के निक्षेप का, निथरन यानी लीचिंग का और लगातार वनस्पति आवरण का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निथरन यानी लीचिंग का। लेटराइट मिट्टी जो है कि परिणाम होता है किसका? निथरन का। अगला प्रश्न है, निम्नांकित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड्डे बने हैं? ऑप्शन है आस्फालन यानी स्प्लैश, आस्टर यानी शीट, क्षुद्र सरिता यानी रील, अवनलिका यानी गली। तो यहाँ प्रश्न को एक बार फिर हम रिपीट करेंगे। कह रहा है कि निम्नांकित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड्डे जो है कि बने हैं? तो इसका आंसर देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि चंबल के जो खड्डे बने हैं तो अपरदन के किस कारण से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो अवनलिका है, अवनलिका गली, इसी के कारण जो है कि चंबल के खड्डे बने हैं। अगला प्रश्न है, किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के लिए जो है कि उपयुक्त बनाया जाता है? ऑप्शन दिया है क्षारीय, अम्लीय, जलाक्रांत, जब मिट्टी में मटियार क्ले की मात्रा अधिक हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अम्लीय। अम्लीय जो है कि कह रहा है कि अम्लीय मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके फसल को उगाने के लिए उपयुक्त बनाया
जाता है। तो जिस मिट्टी में अम्लीयता ज़्यादा बढ़ जाती है उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी में, ध्यान देंगे, कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? ऑप्शन है पीट, काली, लेटराइट और लाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो है कि इसका सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। कार्बनिक पदार्थों की अधिकता जो है काली मिट्टी में होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है? ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी। तो ध्यान देंगे, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी को एक और नाम से पुकारते हैं रेगुण मिट्टी। तो ये जो है कि महाराष्ट्र में सर्वाधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्रता के बाद, ध्यान देंगे, स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना गुना बढ़ा है? ऑप्शन है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना और 5 गुना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 गुना। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान समय में कितनी लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है? तो ध्यान, ऑप्शन देखेंगे 650, 700, 750 और 850। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 850 जो है कि लाख हेक्टेयर। अगला प्रश्न है, भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग में सिंचाई होती है? तो ऑप्शन देखेंगे 33%, 38%, 43% और 51%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 38%। 38% जो है कि शुद्ध बोए गए क्षेत्र पर सिंचाई जो है कि होती है। अगला प्रश्न है, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है? ऑप्शन है नहरें, तालाब, कुएं और नलकूप। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुएं और नलकूप। सबसे अधिक जो है कि सिंचाई कुएं और नलकूप से होती है भारत में। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों की भागीदारी कितनी प्रतिशत है? 31.1%, 35.1%, 38.9% और 55.9%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 31.1%। अगला प्रश्न देखेंगे, 275 नंबर क्वेश्चन है ये। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में कुओं और नलकूपों की भागीदारी है? देश के कुल सिंचित क्षेत्र में कुओं और नलकूपों की भागीदारी कितनी है? ऑप्शन देखेंगे 30%, 39%, 43% और 56%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुल 56% जो है कि भागीदारी है। अगला प्रश्न देखेंगे, देश के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब सिंचाई की भागीदारी है? तालाब से कितने जो है कि परसेंट भारत में सिंचाई होती है? तो ये देखेंगे, ऑप्शन दिया है 6%, 7%, 9% और 11%। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6%। मात्र 6% जो है कि तालाब से सिंचाई होती है भारत में। अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो भारत को 4 भागों में बांट करके आप एक भाग बताना है, उत्तरी जो है कि या दक्षिणी, पूर्वी या पश्चिमी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो दक्षिणी भाग है उसमें जो है कि तालाब से सिंचाई का साधन जो है कि बनाया गया है दक्षिणी भाग में। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है? अब राज्य पूछ रहा है, ऑप्शन दिया है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। ये सभी भारत के दक्षिण भाग के राज्य हैं। तो इन राज्यों में सबसे अधिक किस राज्य में जो है कि तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है भूमि को? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है कि सबसे अधिक सिंचाई तालाब का प्रयोग किया जाता है। नलकूपों की सर्वाधिक संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश में नलकूपों का सर्वाधिक प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है?
तो भारत में नहर द्वारा जो है कि सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? ऑप्शन दिया है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है कि पंजाब। अगला प्रश्न देखेंगे, कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य है। कुओं और नलकूपों द्वारा, ऑप्शन दिया है गुजरात, उत्तर प्रदेश, गोवा और राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। गुजरात जो है कि कुओं और नलकूपों की सिंचाई द्वारा अग्रणी राज्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंजाब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों की सिंचाई की सृजित क्षमता के अनुसार सही अवरोही क्रम है। ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और पंजाब। इसके आगे देखेंगे पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और उसके बाद है पंजाब। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये जो है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश, ये जो हैं राज्य सिंचाई की सृजित क्षमता के अनुसार अवरोही यानी घटते क्रम में हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, इंदिरा गांधी नहर निकलती है। इंदिरा गांधी नहर निकलती है, ऑप्शन दिया है भाखड़ा बांध से, हरिके बांध से, पोंग बांध से और उकाई बांध से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिके बांध से जो है कि इंदिरा गांधी नहर निकलती है। इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? इंदिरा गांधी नहर जो है वो राजस्थान में बहती है या उसे राजस्थान नहर भी कहा जाता है। तो उस नहर को किस नदी से जल मिलता है? ऑप्शन है रावी नदी, घाघरा नदी, यमुना और सतलज। तो ध्यान देंगे कि जो हरिके परियोजना है वो जिस नदी पर है उसी नदी से ना जो है कि पानी मिल रहा होगा राजस्थान यानी इंदिरा गांधी नहर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सतलज। सतलज नदी पर जो है कि हरिके परियोजना है, इसलिए सतलज नदी से ही पानी मिलता है। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर किस नदी से निकाली गई है? त्रिवेणी नहर जो है किस नदी से निकाली गई है? ऑप्शन है गंगा, कोसी, गंडक और सोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंडक। गंडक नदी से जो है कि त्रिवेणी नहर निकाली गई है। अगला प्रश्न है, सारण सिंचाई नहर निकलती है। ऑप्शन दिया है सोन से, गंगा से, कोसी से और गंडक से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंडक से। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो ये गंडक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राजस्थान नहर का नया नाम है। राजस्थान नहर का नया नाम है महात्मा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, जवाहर नहर और सुभाष नहर। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ फसल है? एक खरीफ की फसल है। ऑप्शन दिया है जौ, चावल, चना, गेहूँ। तो ये जो चावल है, जो धान का जो फसल होता है वही खरीफ होता है। ऑप्शन नंबर जो है कि सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन दिया है गन्ना, कपास, जूट और गेहूँ। तो ये जो गेहूँ जो है वो नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, बाकी गन्ना, जूट और कपास जो है कि ये नकदी फसल कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक नकदी फसल है? तो मित्रों, नकदी फसल वो होता है जिस फसल को हम डायरेक्ट सीधे बेचते हैं मार्केट में, सीधे मार्केट में बेचते हैं और उससे हमें जो धन प्राप्त होता है, वो नकदी धन जो मिलता है, रुपया मिलता है, पैसा मिलता है, वो नकदी फसल जो है कि कहलाता है। जिस फसल को डायरेक्ट बेचने से हमको क्या मिले? पैसा मिले। तो यहाँ ध्यान देना है कि उसको हम खुद प्रयोग नहीं कर सकते हैं वैसे फसल, जबकि गेहूँ जो है, गेहूँ को हम खुद प्रयोग कर सकते हैं, ये नकदी फसल नहीं होता है। धान का हम खुद प्रयोग कर सकते हैं, ये नकदी नहीं है। बाकी मक्का भी खुद प्रयोग कर सकते हैं, ये नकदी नहीं है। लेकिन तंबाकू जो है वो इतना हम बोलते हैं कि खुद प्रयोग नहीं कर सकते हैं।
और ये इसको बचा के भी नहीं रखा जाता है। तो ये तंबाकू जो है एक नकदी फसल है, जिसको गन्ना, कपास की तरह हम डायरेक्ट जो है कि जूट की तरह डायरेक्ट मार्केट में बेचते हैं और हमें पैसा रुपया जो है कि मिलता है। तो इसको नकदी फसल की श्रेणी में रखा गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और पंजाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है कि वो भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। ऑप्शन है चावल, गेहूँ, गन्ना और चना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चावल। भारत की प्रमुख खाद्य फसल चावल। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? राइस बाउल ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन देखेंगे, यहाँ दिया है उत्तर पूर्व क्षेत्र, इंडो गांगेय क्षेत्र, कृष्ण गोदावरी डेल्टा और केरल तथा तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर जो है कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण गोदावरी डेल्टा। जो कृष्ण गोदावरी डेल्टा है वहाँ भारत के चावल का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब व हरियाणा। पंजाब, उत्तर प्रदेश व हरियाणा। हरियाणा, पंजाब व उत्तर प्रदेश। हरियाणा, उत्तर प्रदेश व पंजाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब और फिर हरियाणा। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक करने वाला राज्य है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सॉरी, बी नहीं, सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक चावल और गेहूं का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? ऑप्शन है गेहूं, गन्ना, धान और मक्का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धान। अगला प्रश्न है, भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान किसके उत्पादन में प्रथम है? ऑप्शन है खाद्यान्न, दुग्ध, गन्ना व चीनी, इनमें सभी। तो इसका जो है कि ऑप्शन हो जाएगा सही, दुग्ध उत्पादन। इसमें भी प्रथम है, खाद्यान्न में भी प्रथम है और फिर गन्ना व चीनी। गन्ना में भी आगे है। चीनी मिलें जो है कि महाराष्ट्र में सर्वाधिक है, लेकिन सर्वाधिक चीनी जो है कि उत्तर प्रदेश में बनाई जाते हैं। तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? ऑप्शन है गेहूं व चावल, ज्वार व तिलहन, गेहूं और आलू, चाय व कॉफ़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि ए, गेहूं और चावल। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न यानी कि इस सीरीज का अंतिम प्रश्न, ध्यान देंगे। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया है? तो इसका जो है कि दलहन व मोटा अनाज का अंश कम हो गया है, बाकी